नमस्कार, मैं आनंद पारासर। आज हम मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक आषाढ़ का एक दिन के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। साथियों, आप अच्छे से परिचित है, ये नाटक 3 अंक में विभक्त है और मोहन राकेश द्वारा रचित है। इनके 3 नाटक प्रारंभ के अत्यंत प्रसिद्ध हुए। एक चौथा नाटक है जो इनका अधूरा था, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस एवं आधे अधूरे। ये तीनों नाटक अत्यंत प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं। साथियों, जो पहला अंक है, इस पहले अंक से संबंधित जो महत्वपूर्ण 75 प्रश्न है, उस 75 प्रश्न के संदर्भ में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आषाढ़ का एक दिन, साथियों, ये कालिदास है, उस कालिदास के जीवन पर आधारित है। कि कालिदास अपने परिवेश से कटने के उपरांत उतने प्रसन्नचित्त नहीं रहते हैं। ऋतु संहार अत्यंत प्रसिद्ध होती है और ऋतु संहार की प्रसिद्धि के बाद में कालिदास को राज सत्ता के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है और उज्जैन ये जाते हैं। इनकी जो प्रेमिका है वो मल्लिका इनको उत्साहित करके, अभिप्रेरित करके इनको वहाँ भिजवाती है और उसके बाद में ये कश्मीर में मात्रगुप्त के रूप में शासन करते हैं और इनका विवाह जो प्रियंगु मंजरी है उससे हो जाता है। पुनः ये पूर्व काल की ओर लौटते हैं और किस भांति जो टकराव, द्वंद्व इनके जीवन में चलता है इत्यादि का जो चित्रण है वो उक्त नाटक के माध्यम से प्रदर्शित होता है। आज हम केवल और केवल इनके जो प्रश्नोत्तर रूप में पढ़ेंगे और प्रयास ये किया गया साथियों, प्रथम अंक के प्रथम पृष्ठ से लेकर जहाँ पहला अंक समाप्त होता है वहाँ तक जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम लेंगे और सीधा सीधा एक पंक्ति में ये प्रश्न है, ताकि समय है वो समय कम से कम समय में अधिकाधिक है वो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु का हृदयंगम किया जा सके। तो फटाफट हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सामान्य सा प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन किसके द्वारा लिखित है? मोहन राकेश का द्वारा। प्रश्न 2 है, प्रथम अंक का समय काल क्या बताया गया है? तो प्राचीन काल या गुप्तकालीन पृष्ठभूमि है उस पर आधारित है ये अपने आषाढ़ का एक दिन। उज्जैनी की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस कृति के लेखक के रूप में जानता है? ध्यान दीजिए, ऋतु संहार बहुत प्रसिद्ध हो गई। प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को ऋतु संहार के लेखक के रूप में मानते हैं। मोहन राकेश के आषाढ़ का जो एक दिन, उसकी भूमिका 2 शब्द किस वर्ष में लिखी गई? तो चूँकि ये नाटक 1958 में प्रकाशित हुआ है, भूमिका में बसंत 1958 का उल्लेख है। निक्षेप के अनुसार कालिदास की कृति ऋतुसार की प्रशंसा कहाँ हो रही? उज्जैनी की राजसभा में। ये सामान्य सा जो ये भूमिका आदि में आपको मिल जाएगा। अब शुरू होता है अपने प्रथम अंक के जो, अब देखिएगा प्रथम अंक के अंदर क्या स्थिति रहती है उसका। तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि 2 महिलाएं हैं और एक पुराना सा घर है जिसमें पुराने से चीज़ें हैं, झोपड़ी वगैरह बनी हुई है। वहाँ पर अंबिका है और उसकी पुत्री है मल्लिका, वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो उसका जो परिवेश का चित्रण बहुत अच्छे से मोहन राकेश करते हैं। तो नाटक के प्रथम अंक के दृश्य कहाँ है? तो साधारण सा एक प्रकोष्ठ है, ग्रामीण घर है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम अंक का दृश्य कहाँ का है? तो साधारण प्रकोष्ठ या ग्रामीण घर का। प्रकोष्ठ की दीवारों के नीचे को भाग किससे पोता गया? तो ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न भी बन जाते हैं, तथ्यात्मक प्रश्न है, ध्यान दीजिए सारे। तो ये चिकनी मिट्टी से। प्रकोष्ठ की दीवारों पर घेरों में कौन से चित्र उकेरे गए हैं? तो ये शंख और कमल। ये जो चित्र है ये आप देख सकते हो, पूरा है वही सामान्य सा घर आपको दिखाई दे रहा है। ये चिकनी मिट्टी का स्वरूप यहाँ पर दिख रहा होगा, शंख और कमल यहाँ उद्धृत। तो एक चित्र रूप भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। मल्लिका के अनुसार आषाढ़ के पहले दिन कैसी वर्षा हो रही थी? चूँकि ये दिवस है जिससे नाटक प्रारंभ होता है, आषाढ़ का प्रथम दिवस है, तो धारदार वर्षा उस समय हो रही थी। मल्लिका वर्षा में कैसा अनुभव करती? बहुत अद्भुत अनुभव है उसको दिखाई दे रहा है, महसूस कर रही है। मल्लिका के अनुसार वह कौन सा क्षण है जो कभी नहीं भूल सकती? तो ध्यान दीजिए, वर्षा का अनुभव, सौंदर्य इसका उसका साक्षात्कार हो रहा है, उसको कभी भी विस्मृत नहीं कर पा रही है। अब 2 दृष्टियां हैं, माँ और बेटियां हैं, उनके संदर्भ को लेकर प्रश्न है। प्रथम अंक के प्रारंभ में मल्लिका किसके घर से बाहर गई थी? ध्यान दीजिए, किसके लिए घर से बाहर गई हुई? तो जो बकुल पंक्तियां हैं जो दक्षिण क्षेत्र से उड़कर आई, उनको देखने की उत्साहित मुद्रा के अंदर ये बाहर चली जाती है। ध्यान दीजिएगा। अंबिका मल्लिका की क्या लगती है? तो माँ है। अंबिका मल्लिका को दूध में क्या मिलाकर पीने को कहती है? शर्करा। जब अंबिका है, मल्लिका बाहर से आ जाती है तो कहती है दूध रखा हुआ उसमें शर्करा मिला लो और पी लो। बड़ा सामान्य स्तर का प्रश्न है। प्रथम दृश्य में अंबिका का कार्य क्या है?
जब मल्लिका वापस बाहर से आती है तब अंबिका की स्थिति है, वो धान को साफ करने का कार्य कर रही है। ये जो छाछ है ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अंबिका के अनुसार मल्लिका का जीवन उसकी क्या है, अपने आप में वो अंबिका है और मल्लिका को अपनी संपत्ति मानती है। अंतर्द्वंद और भावना का यथार्थ चित्रण देखिए। मल्लिका ने भावनाओं में किसका वर्णन किया है, ध्यान दीजिएगा। मल्लिका है वो भावनाओं में भावनाओं को मानती है, जबकि जो अंबिका है जो कि मल्लिका की माँ है, वो भावनाओं को महत्व न देकर यथार्थ के रूप में कर्म को महत्व देती है। ध्यान दीजिएगा, अंबिका है उसके अनुसार भावना का कोई औचित्य नहीं है, वो कर्म की प्रधानता को महत्व देती है और स्पष्ट कहती है छलना और आत्मवंचना है। वो स्पष्ट कहती है भावना को औचित्य नहीं है। और इस प्रसंगवश क्यों कहती है, ये कालिदास के प्रति आकर्षित है, उसके प्रति प्रेम भाव है, आकर्षण के बजाय प्रेम भाव बोलेंगे ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो उसे प्रेम करती है और प्रेम जो अंबिका को कतई पसंद नहीं है, क्योंकि उसके आर्थिक हालात उतने सुदृढ़ नहीं है कालिदास के। तो अंबिका चाहती है कि अच्छे वर की प्राप्ति हो ताकि इसका जीवन खुशहाल तरीके से निकले। मल्लिका का प्रेम कैसा कालिदास के प्रति, तो आप सभी जानते हैं कि निस्वार्थ प्रेम है, श्रद्धा भाव उसमें परिलक्षित होता है। मल्लिका के अनुसार माँ के जीवन में क्या नहीं है, तो माँ पूर्ण रूपेण भावना से रहित है, उसके जीवन में केवल कर्म की प्रधानता। तो ये एक द्वंद्व यहाँ दिखाई देता है। आगे देखते हैं कि विवाह की चिंता हो रही है अंबिका को। अंबिका के दिमाग में चलता है कि इसका विवाह हो मल्लिका का अन्य व्यक्ति से। एक अग्निमित्र नामक एक पात्र, अग्निमित्र कौन है, ध्यान दीजिएगा। अंबिका द्वारा मल्लिका के विवाह के संबंध में एक दूत भेजा जाता है, उसका नाम है अग्निमित्र। अग्निमित्र कौन है, जो अंबिका ने मल्लिका की एक अच्छे वर प्राप्ति के लिए इसको खोजा था। अंबिका के अनुसार मल्लिका की विवाह के लिए कौन तैयार नहीं है, वे लोग जिसके लिए भेजा गया था अग्निमित्र को, वो जो व्यक्ति है वो तैयार नहीं हो पाते हैं। अंबिका गांव में दिखने वाली राजकीय आकृतियों को किसका प्रतीक मानती है। अब उसी समय एकाएक ऐसा होता है, कुछ व्यक्ति है वो घोड़े पर सवार होकर वहाँ से गुजर रहे थे, राजकीय आकृतियों की संख्या उसको दी गई है। तो जब ये गुजर रहे थे, बाहरी व्यक्ति है, तो उनको संज्ञा दी गई, ये अनिष्ट है अपने आप में, युद्ध या महामारी का द्योतक है, वो अंबिका बताती है। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है किसका द्योतक बताया गया अंबिका द्वारा, तो अनिष्ट महामारी का। तो उसी समय प्रसंग व चर्चा आती है मल्लिका के पिता की मृत्यु भी किस कारण से हुई थी, महामारी। इसीलिए ये जो राजकीय आकृतियाँ उसका क्या है कि बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव है, वो जुड़ा हुआ नहीं है। आगे देखिए विद्यार्थियों, करुणा का प्रवेश होता है। कालिदास और हिरण सावक की जो लघु प्रसंग वहाँ उद्धृत होता है। कालिदास प्रथम बार मंच पर क्या लेकर प्रवेश करते हैं, सबसे पहले शुरुआत होती है एक घायल जो आहत हिरण सावक है उसको बाह में लिए हुए। जो कालिदास जहाँ अंबिका और मल्लिका वहाँ प्रवेश करते हैं उसके प्रकोष्ठ में, कालिदास प्रथम अंक में मल्लिका के हिरण सावक को दूध पिलाने के लिए क्या मांगते हैं, भोजन या बर्तन मांगते हैं ताकि इसको दूध पिलाया जा सकते, वो घायल अवस्था में है। कालिदास के अनुसार कौन सा स्पर्श हिरण सावक को प्राण दे सकता है, उंगलियों का कोमल स्पर्श। ये ऐसे कथन भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या वो जैसे ये बोलते हैं कि उंगलियों का जो कोमल स्पर्श है ये इस हिरण सावक है, इस हिरण सावक को जो प्राण है वो प्राणों की रक्षा वो कर सकता है। ये कालिदास किस भावना से हिरण सावक को मल्लिका के यहाँ लिखा आता, ध्यान दीजिएगा। जो संवेदना और अत्यंत ममत्व भाव से वो लेके आता है। कालिदास हिरण सावक के घाव पर क्या लगाने का ये बात करता है, ध्यान दीजिए, घी का जो लेप वो लगाने की चर्चा करता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं तथ्यात्मक प्रश्नों में। अधिकार का संघर्ष और संवेदना बनाओ राजसत्ता। कालिदास के अनुसार हिरण सावक किसकी संपत्ति है, तो ध्यान दीजिएगा। चूँकि हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र को यहाँ उद्धृत किया गया तो पर्वत भूमि की संपत्ति मानी गई है। कालिदास के अनुसार इस प्रदेश में हिरणों का क्या नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट मना करते हैं। वो जो दंतुल वहाँ पर दंतुल नाम का पात्र है जो कि राजसत्ता से संबंधित है, वो अपने बाणों से इसको घायल कर देता है और आपस में इनके संवाद चल रहा है। उस संवाद के अंदर दंतुल इस पर अपना अधिकार जमाता है। तब ये कहते हैं कालिदास की ये तो पर्वत भूमि की संपत्ति है और आखेट को पूर्णतः निषेध मानते हैं। मल्लिका के अनुसार कालिदास निशस्त्र होते हुए भी किससे नहीं डरेंगे, दंतुल के शस्त्र से। उस समय संवाद चलता है और संवाद के दौरान मल्लिका, कालिदास और जो दंतुल है उनमें आपस में चर्चा चलती है, तब स्पष्ट कहते हैं कि वो नहीं डरेंगे। हिरण सावक को किसने घायल किया, तो ध्यान दीजिए कि राजपुरुष है,
दंतुल ने राज सत्ता से संबंधित है। दंतुल कालिदास का अनुसरण करते हुए मल्लिका के घर कैसे पहुंचते हैं? दंतुल कालिदास की का अनुकरण करते हुए कैसे पहुंचते हैं? क्योंकि जो हिरण शावक है उसके शरीर से रक्त की बूंदें गिरती जा रही थी और उसी के आधार पर ये पहुंचता है। ये जो रक्त की बूंदें इसी की परिचायक है। दंतुल किस वंश का राज पुरुष है? तो ध्यान दीजिए, गुप्त वंश का उज्जैनी है, उसके शासन है, वहाँ का राजपुरुष है। दंतुल हिरण शावक को अपने अधिकार किस आधार पर अपना अधिकार जताता है? क्योंकि उसने बाण से उसको आहत किया था, इसलिए दंतुल कहता है ये मेरा अधिकार है इस पर। आगे देखिएगा विद्यार्थियों, अब जो राज सत्ता की जो आकृतियाँ दिखाई दे रही थी उसका सबसे बड़ा कारण है उज्जैनी से एक प्रस्ताव आता है और राज सत्ता है उसका हस्तक्षेप वहाँ दिखाई देता है। सम्राट ने कालिदास को कौन सा पद देने का निर्णय किया? ध्यान दीजिएगा, एक प्रस्ताव लेके जो आचार्य वर रुचि का आगमन होता है, प्रथम अंक में बताया गया आचार्य नाम का उद्बोधन यहाँ पर दिया गया है। तो कालिदास को उज्जैनी ले जाने के लिए कौन से आचार्य हैं? ध्यान दीजिएगा, आचार्य वर रुचि। नाटक के वे पाले में अनुस्वार और अनुनासिक कौन है? ध्यान दीजिएगा, ये दो पात्र आते हैं पहले पात्र परिचय के अंदर। तो अनुस्वार और अनुनासिक कौन है? राजकीय अधिकारी। कालिदास के अनुसार शब्द और अर्थ किसकी संपत्ति है? राजपुरुषों की। अब मातुल का प्रसंग आता है। मातुल बड़े आहत है। कालिदास वो चाहते हैं कि कालिदास उज्जैनी जाए, परंतु कालिदास का मोह नहीं है और इसी वजह से मातुल को बड़ा गुस्सा आता है और उसको वतंस भी कह के वो पुकारते हैं और मातुल को क्रोध भी आ रहा है इस विषय में। मातुल का कालिदास से क्या संबंध है? ध्यान दीजिएगा, ये कालिदास के मामा हैं। मातुल स्वयं को कालिदास के प्रति क्या मानते हैं? पालने पोसने वाले अभिभावक मानते हैं। मातुल उज्जैनी से आचार्य के साथ कहाँ घूमना चाहते हैं? तो ध्यान दीजिए, संपूर्ण ग्राम प्रदेश में वो यात्रा करना चाहते हैं आचार्य। उज्जैनी से आचार्य के साथ पूरे गांव में भ्रमण करना चाहते हैं। मातुल उज्जैनी के दूतों के सामने कालिदास को किस नाम से पुकारते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो अंबिका और उसका जो संवाद चलता है, अंबिका और मल्लिका के, वहाँ थोड़ी सी हो सकता है इसमें त्रुटि हो, मल्लिका और वहाँ पर जो संवाद चलता है उस संवाद के दरमियान अंबिका भी वहीं थी, तब ये वंश शब्द का प्रयोग इसके लिए करते हैं। तो वंश के मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला वंश। मातुल का तीसरा नेत्र खुलने का अर्थ क्या है? उसका अत्यधिक क्रुद्ध होना। आगे देखिएगा, विरक्ति, घृणा और समाज के अपवाद। निक्षेप के अनुसार गांव के लोग कालिदास को क्या समझते हैं? मात्र एक स्थानीय कवि मानते हैं, एक स्थानीय कवि है। निक्षेप के अनुसार कालिदास सम्मान के समय कहाँ छुप जाते हैं? ध्यान दीजिएगा, जब वर रुचि आते हैं लेने तो ये अपने आप को भेजना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो जगदम्बा मंदिर है वहाँ जाकर वो छुप जाते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? निक्षेप बताते हैं। मातुल के अनुसार कालिदास राजकीय सम्मान के बारे में क्या कहता है? कि मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। वो राजकीय मुद्राओं में तनिक भी उनको रुचि नहीं है और कहते हैं मैं इसके लिए कृत नहीं हूँ, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, सज्ज नहीं हूँ। निक्षेप के अनुसार कालिदास के हट का मूल में क्या है? गहरी कटुता की रेखा छिपी हुई है। अंबिका कालिदास से घृणा क्यों करती है? क्योंकि उसके प्रभाव से यह घर नष्ट हो रहा है, समाज में अपवाद फैल रहा है, उसके प्रभाव से यह घर नष्ट हो रहा है और बहुत ज़्यादा आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। कालिदास कैसा व्यक्ति है? आत्मसीमित व्यक्ति जिसे अपने सिवा किसी का मोह नहीं है, क्योंकि कविताएं लिखते हैं तो यह आत्म सीमित व्यक्ति बताया गया है। विलोम का प्रवेश होता है। दरअसल विलोम कालिदास का ही विपरीत है। विलोम का से विपरीत से आप मानिएगा। विलोम अंबिका के घर क्या लेकर जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, अंबिका के घर क्या लेके जाता है? अग्निशिखा, दीपक जलाने के लिए। विलोम किस प्रकार का चरित्र है? यथार्थवादी है, कटुभाषी और कालिदास का प्रतिद्वंद्वी है। ध्यान दीजिएगा, अगर इसके चरित्रांकन को देखें तो ये है विद्यार्थियों, यथार्थवादी, कटुभाषी और कालिदास का प्रतिद्वंद्वी। कालिदास विलोम को किस प्रकार का अतिथि कहता है? अनचाहा व्यक्ति है, अनचाहा अतिथि है। अब ये जो दीपक इसका परिचय है, क्योंकि अंबिका के घर आता है तब अग्निशिखा दीपक को जलाने के लिए, तो अग्निशिखा के साथ में ये आता है। विलोम स्वयं को कालिदास के संदर्भ में क्या कहता है? एक असफल कालिदास। और विलोम के अनुसार कालिदास क्या है? एक सफल विलोम। तो स्वयं को कहता है कि मैं एक असफल कालिदास हूँ और जो कालिदास वो एक सफल विलोम है। निक्षेप के अनुसार योग्यता का निर्माण कितना भाग व्यक्ति और कितना
प्रतिष्ठा करती है। तो ध्यान दीजिए, योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, और शेष पूर्ति है, और जो 3/4 पूर्ति किसके द्वारा होती है, वो प्रतिष्ठा के द्वारा होती है। विलोम के अनुसार सफलता का अर्थ होता है अधिकारों और सम्मान की प्राप्ति। आगे देखिए, उज्जैनी जाने का द्वंद्व चल रहा है किसके, कालिदास की यहाँ। तो कालिदास उज्जैनी जाने के लिए क्यों कतराते हैं, क्यों उन्हें लगता है कि वो अपने ग्राम भूमि से पूर्ण रूपेण जो उखड़ जाएंगे। कालिदास के चरित्र की प्रमुख विशेषता प्रथम अंक में क्या बताई गई, ध्यान दीजिए, प्रकृति का प्रेमी है और राजकीय बंधनों के प्रति इसकी उदासीनता है। ये पूरा प्रकरण आपको द्वंद्व से संबंधित है। मल्लिका के अनुसार कालिदास को किसका मोह हो गया है, आकाश में बनते मिटते चित्रों का। मल्लिका के अनुसार कालिदास की कविता का क्या है, बहुत ज़्यादा मूल्य है। विलोम कालिदास से उज्जैनी जाने के संबंध में क्या प्रश्न पूछता है कि वह अकेला जा रहा है या मल्लिका को साथ लेकर। विलोम के अनुसार कालिदास के जाने से गांव में क्या फैलेगा, अपवाद। अंबिका के अनुसार कालिदास का गांव छोड़ के जाना क्या सिद्ध करता है, उसका स्वार्थ और आत्म केंद्रित होना। स्पष्ट कहती है, ये इसके विरोधी विचारधारा से संबंधित है, तो स्पष्ट कहती है कि वो आत्म स्वार्थी हो और आत्म केंद्रित होना। प्रस्थान का समय आता है और मल्लिका का त्याग। मल्लिका घर में बैठे बिछे बाग और छाल पर कौन बैठे हैं, मल्लिका के यहाँ, तो वो कालिदास वहाँ पर बैठे हुए हैं। मल्लिका कालिदास की उज्जैनी जाने के लिए क्यों प्रेरित करती है, ताकि उसकी प्रतिभा को विकसित होने का अच्छा अवसर मिल सके। और आपको मैं बता दूं, मल्लिका के कारण ही जो कालिदास है वो कालिदास उज्जैनी जा पाते हैं। मल्लिका के अनुसार नई भूमि कालिदास की प्रतिभा में कैसे सिद्ध होगी, बहुत अधिक समृद्ध और उर्वरा। जैसे ये जो संवाद है, उस संवाद में भी आपके लिए उपयोगी रहेगा। प्रश्न आ जाए कि नई भूमि कालिदास के लिए अधिक समृद्ध और उर्वरा रहेगी, तो आप अनुमान लगा सकेंगे ये जो कथन है, ये कथन किसका है, ये मल्लिका का है। कालिदास के उज्जैनी जाने के निर्णय में अंतिम भूमिका कौन निभाता है, किसकी होती है, मल्लिका के आग्रह की। कालिदास के अनुसार कुमार संभव की तपस्विनी उमा कौन है, ध्यान दीजिएगा, मल्लिका। मल्लिका कालिदास से विदा लेते समय क्या प्रार्थना करती है कि उसका जो पथ है वो प्रशस्त हो, उन्नति को प्राप्त करे। अंत में साथियों इसका मार्मिक समापन होता है, सुख और दुख का मिश्रित आवेग हमें दिखाई देता है। कालिदास के अनुसार वर्षा के बाद शीत की चुभन के बाद किसका जो स्पर्श है वो सुख को प्रदान करता है। जो उष्णता है वो उष्णता का स्पर्श सुख को प्रदान करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है तो गर्मी बहुत अच्छी लगती है। प्रथम अंक में वर्षा का स्वर किस प्रकार के वातावरण का सृजन करता है, तो रोमानियत और आने वाले अलगाव की गहनता का। प्रथम अंक के अंत में मल्लिका क्या करती है, कालिदास के जाने के बाद आसन पर बैठकर सुबकने लग जाती है और स्पष्ट कहती है जो काले जो घुमड़ के बादल है वो अब कहीं अन्यत्र जाकर वर्षा करेंगे, और वो बादल अन्यत्र जाकर वर्षा करेंगे। वो कालिदास के लिए रूपायित है, क्योंकि कालिदास काले बादलों के समान है जो अब उज्जैनी चले जाएंगे और वहीं पर ही अपनी प्रतिभा है उसको बिखेरेंगे। जिस प्रकार बादल अपनी प्रतिभा से वर्षा करते हैं, उसी प्रकार कालिदास अपनी प्रतिभा से काव्य का पाठ करेंगे, लेखन करेंगे। प्रथम अंक के अंत में मल्लिका का आंखों से बहने वाली बूंदे किसकी प्रतीक है, सुख और दुख के मिश्रित आवेग की। तो साथियों आज के लिए इतना ही। लगभग जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सारे तथ्य इसमें आ गए हैं। बहुत अच्छे से आप 1 या 2 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगले 2 जो आषाढ़ का जो दिन है उसके दोनों जो शेष जो अंक है उनके प्रश्नों को लेकर भी मैं शीघ्र उपस्थित होऊंगा साथियों। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर प्रश्न आपके लिए लाभकारी रहे हैं तो आप टिप्पणी करके अवश्य बताइए, अपना अनुभव साझा करें। धन्यवाद, नमस्कार।